MA 304 CNC Machines and Automation. Unit 4 Constructional Details of CNC Machines and Subunit 4.6 Motion Transmission. मोशन ट्रांसमिशन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कैरेज या स्लाइड मूव करती हैं। यानी कैरेज या स्लाइड CNC या NC मशीन में लीड स्क्रू पर माउंट होती है और जब लीड स्क्रू एक्सिस ड्राइव मोटर के थ्रू घूमता है तो वो अपने साथ कैरेज, सैडल या स्लाइड को मूव करवाता है। तो एलिमेंट्स ऑफ मोशन ट्रांसमिशन में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये मोशन लीड स्क्रू से कैरेज, सैडल या स्लाइड पे किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। जितनी भी कन्वेंशनल मशीन्स हैं, परंपरागत मशीन्स हैं, वो मोशन ट्रांसमिशन के लिए लीड स्क्रू का प्रयोग करती हैं और जनरली उसमें जो लीड स्क्रू होता है उस पर एक्मे थ्रेड होते हैं और उस एक्मे थ्रेड्स के थ्रू सैडल, कैरेज या स्लाइड उसके कांटेक्ट में रहती है लीड स्क्रू के और इन थ्रेड्स का जब रोटेशन होता है तो उस कारण जो स्लाइड है वो आगे या पीछे मूव करती है। ये बात है कन्वेंशनल मशीन्स या परंपरागत मशीन्स के मोशन ट्रांसमिशन में। जब लीड स्क्रू डायरेक्टली सैडल, कैरेज या स्लाइड के टच में थ्रेड्स, खासकर एक्मे थ्रेड्स के थ्रू टच में रहता है तो जो एक्मे थ्रेड लीड स्क्रू पे बने हुए हैं उसी तरह के एक्मे थ्रेड सैडल पे भी बने हुए हैं और ये एक दूसरे के डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट में थ्रेड्स रहते हैं। यानी कि यहाँ पे स्लाइडिंग कांटेक्ट रहता है। तो जब लीड स्क्रू का रोटेशन होता है तो उसके कारण स्लाइडिंग फ्रिक्शन बनता है कन्वेंशनल मशीन में, जहाँ पे लीड स्क्रू डायरेक्टली सैडल या कैरेज के टच में होता है। अब CNC या NC मशीन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। हम इस तरह से डिज़ाइन नहीं करते हैं मोशन ट्रांसमिशन को, क्योंकि जहाँ पे एक्मे थ्रेड्स लीड स्क्रू के और कैरेज के डायरेक्ट एक दूसरे के टच में होते हैं वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होने की वजह से जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो पुअर होती है। दूसरा, थ्रेड्स में जो बैकलैश होता है उसके कारण इनएक्यूरेसी होती है और डायरेक्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन होने के कारण हमें ज़्यादा आउटपुट वाली मोटर्स का यूज़ करना पड़ता है जिनका पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हम NC या CNC मशीन्स में रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू नट अरेंजमेंट काम में लेते हैं। जैसा कि ये फिगर में दिखाया है 4.5 में कि रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू एंड नट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्राउंड थ्रेड स्क्रू है, एरो बना हुआ है, ग्राउंड थ्रेड स्क्रू, ये लीड स्क्रू, उसके ऊपर ये थ्रेड बने हुए हैं। इसके बाद ये जो नट है ये एक्चुअली कैरेज के अंदर या सैडल में या स्लाइड में बना हुआ स्लाइड का नट है और यहाँ पे आप देखिए कि जो लीड स्क्रू यानी ग्राउंड थ्रेड स्क्रू है और जो नट है वो डायरेक्टली एक दूसरे के सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, वो थ्रेड्स, उन दोनों के बीच में रीसर्कुलेटिंग बॉल्स हैं और रीसर्कुलेटिंग बॉल्स जो हैं वो ग्राउंड थ्रेडेड स्क्रू यानी लीड स्क्रू पे जो एक्मे थ्रेड्स हैं
से नट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आके वो बॉल्स के थ्रू, रिसर्कुलेटिंग बॉल्स के थ्रू एक दूसरे के टच में है। तो अब क्या हुआ, जो बॉल है, रिसर्कुलेटिंग बॉल है, उसका ऊपर वाला पॉइंट तो जो सैडल या कैरेज में जो नट लगा है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और उसके जो नीचे वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड थ्रेड स्क्रू यानी लीड स्क्रू के टच में है। तो यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था जो कि परंपरागत मशीन में होता है, उसको हमने रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू एंड नट। और जैसे ही रोलिंग फ्रिक्शन में हमने कन्वर्ट किया तो अब हमारी जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो बढ़ गई, फ्रिक्शन हमारा कम हो गया, हमें लेस आउटपुट पावर की मोटर्स की अब ज़रूरत पड़ेगी, और जो इनएक्यूरेसी हो जाती है बैकलैश के कारण, थ्रेड्स के बैकलैश के कारण, वो हमारी दूर हो गई। तो इसलिए एनसी या सीएनसी मशीन के मोशन ट्रांसमिशन में हम रीसर्कुलेटिंग टाइप ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म काम में लेते हैं। और इसके अंदर आप ये देख रहे हो फिगर में कि जो रिसर्कुलेटिंग बॉल्स हैं वो एक चैनल के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू बराबर मूव होती हैं। तो ये जो चैनल या ट्यूब है इसको कहते हैं बॉल रिटर्न ट्यूब। और ये बॉल रिटर्न ट्यूब जो है, ये नट जो है, ये नट कहाँ लगा है, सैडल, कैरेज या स्लाइड पे। तो स्लाइड के जो थ्रेड्स हैं या कैरेज के जो थ्रेड्स हैं उसके अंदर ये बॉल रिटर्न ट्यूब बनी होती है। और ये बॉल रिटर्न ट्यूब, ये जो बॉल्स हैं, रीसर्कुलेटिंग बॉल्स हैं, इनको कंटिन्यूअस टच में रखती हैं लीड स्क्रू के, और ये रीसर्कुलेट होती रहती हैं, बराबर घूमती रहती हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू एंड नट। तो इसकी सहायता से जब अपन ये बॉल रिटर्न ट्यूब वाला अरेंजमेंट लगाते हैं तो स्क्रू और नट के बीच में एक एंडलेस स्ट्रीम ऑफ रीसर्कुलेटिंग स्टील बॉल्स की मिल जाती है। यानी ये स्टील, चाहे अब ये कैरेज या जो नट है ये कितना ही लीड स्क्रू के ऊपर एक छोर से दूसरे सिरे तक, एक एंड से दूसरे एंड तक ये सैडल मूव करेगी, तो हमेशा दोनों के थ्रेड्स के बीच में ये बॉल्स अवेलेबल रहेंगी, हमेशा हमें रोलिंग फ्रिक्शन ही मिलेगा। तो इस सिस्टम को कहते हैं एंडलेस स्ट्रीम ऑफ रीसर्कुलेटिंग बॉल्स। और जो स्क्रू थ्रेड है, ये एक्चुअली एक हार्डन और ग्राउंड बॉल रेस है जिसमें कि स्टील बॉल्स हैं। और ये कहाँ बना हुआ है, वही बॉल रिटर्न ट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। ये किस में बना हुआ है, नट के अंदर बना हुआ है। और ये बराबर इस बॉल रिटर्न ट्यूब जो कि नट के अंदर बनी है, इसके अंदर ये हार्डन और ग्राउंड जो बॉल्स हैं ये बराबर सर्कुलेट होती रहती हैं और रोलिंग फ्रिक्शन हमें जनरेट करती रहती हैं। जो बॉल्स स्क्रू और नट के बीच में रोटेट हो रही हैं किसी पॉइंट पे, वो घूम के, जैसे ये नट आगे या पीछे होता है, वो बॉल्स वापस रिटर्न हो जाती हैं एट द स्टार्ट ऑफ थ्रेड ऑफ द नट। यानी नट के अंदर जो थ्रेड है, जहाँ से थ्रेड शुरू हुए, ये घूम के वापस बॉल रिटर्न ट्यूब के थ्रू वहाँ पहुँच जाती हैं। अगर हम इसके अंदर, अगर हमें ड्राइव सिस्टम की रिजिडिटी चाहिए और ज़्यादा पोजीशनिंग एक्यूरेसी चाहिए, तो इसके लिए अगर हम प्री लोडिंग कर देते हैं नट असेंबली की अगर हम प्री लोडिंग कर देते हैं तो हमें ड्राइव सिस्टम की रिजिडिटी और पोजीशनल एक्यूरेसी और हमारी इम्प्रूव हो जाती है। अब बॉल रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू और नट असेंबली के फ़ायदे क्या हैं? What are the advantages of using ball screw
एंड नट असेंबली। पहला है हाई एफिशिएंसी। अगर हम कन्वेंशनल लीड स्क्रू से इस सिस्टम को कंपेयर करें तो इसके मुकाबले, कन्वेंशनल लीड स्क्रू के मुकाबले रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू नट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 90% से ज़्यादा होती है। तो इस कारण बॉल स्क्रू अरेंजमेंट के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रिक्शन को बहुत कम कर दिया। हम कन्वेंशनल मशीन के अंदर जहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन था उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन में ले आए, तो इस वजह से फ्रिक्शन कम हुआ, तो हमारे को जो मशीन्स जो वो चाहिए, पावर आउटपुट चाहिए मोटर का, एक्सिस ड्राइव मोटर का, वो भी हमारा कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ आती है रिवर्सिबिलिटी, यानी बॉल स्क्रू नट असेंबली रिवर्सिबल है। मतलब वो यूनिट को किसी भी डायरेक्शन में, टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। मतलब चाहे नट हो चाहे स्क्रू हो, उस पर अगर हम एक्शियल फोर्स लगा रहे हैं चाहे नट या स्क्रू पे, तो हमें जो दूसरा मेंबर अनकंस्ट्रेंट मेंबर है वो रोटेट होने लग जाएगा। तो ये रिवर्सिबल है, चाहे नट है या चाहे स्क्रू है, लीड स्क्रू है, जिसको भी हम एक्शियल फोर्स दे रहे हैं तो अनकंस्ट्रेंट मेंबर कैन बी मेड टू रोटेट। तीसरी चीज़ है वियर एंड लाइफ। रीसर्कुलेटिंग रोलर्स या बॉल जो हैं वो वियर को मिनिमम कर देते हैं, यानी जो घिसावट है, दोनों अगर लीड स्क्रू और नट एक दूसरे को अगर डायरेक्ट, या आप समझ सकते हैं सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट में चल रहे हैं तो उनकी घिसावट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर बीच में हम बॉल्स के थ्रू या रोलर्स के थ्रू उनको कांटेक्ट में ला रहे हैं तो इनकी जो घिसावट है वो कम हो जाएगी, और जो लाइफ है इस अरेंजमेंट की वो बहुत बढ़ जाती है बिना एक्यूरेसी को खोए हुए। यानी एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए इस सिस्टम की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाती है। चौथा है नो स्टिक स्लिप। स्टिक स्लिप फिनोमिना क्या होता है कि जब सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होता है तो वहाँ पे हम ऑयल प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो दोनों एलिमेंट क्या हो गए, लुब्रिकेटेड एलिमेंट हो गए। तो लुब्रिकेशन जहाँ पे भी प्रोवाइड होता है, लुब्रिकेशन जहाँ पे दिया जाता है, और जब दोनों मैटिंग पार्ट्स रेस्ट पे हैं तो लुब्रिकेटिंग फिनोमिना ये होता है कि वो एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है और इनिशियल मूवमेंट को वो रजिस्ट करता है। तो जब हम इनिशियल मूवमेंट देते हैं तो एक झटके के साथ, एक हल्के जर्क के साथ वो मूवमेंट शुरू होता है। अब चूँकि हमारा यहाँ पे कोई स्लाइडिंग कांटेक्ट नहीं है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस टू सरफेस हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हमें यहाँ पे ये जो दोनों नट और लीड स्क्रू, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्टली लुब्रिकेशन भी इन दोनों के बीच में नहीं है, तो यहाँ पे स्टिक स्लिप फिनोमिना वो नहीं होता है। और जो स्लाइडिंग है, किसकी, स्लाइड की या कैरिज की, वो हमारी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, और स्टिक स्लिप फिनोमिना के कारण जो एक जर्क हल्का सा या महसूस होता है वो इसके अंदर नहीं होता है। ये सारे रीसर्कुलेटिंग टाइप बॉल या रोलर स्क्रू अरेंजमेंट के एडवांटेज हैं। फिगर से ये चीज़ और क्लियर होती है कि ये फिगर जो 4.5 दिया हुआ है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू एंड नट अरेंजमेंट किस तरीके से काम करता है।